नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जनवरी 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जनवरी 2024 के लिए पार्ट नंबर 25 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, MS एक्सेल में रेंज को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। MS एक्सेल में रेंज को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल में रेंज को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने के लिए यूज किया जाता है। MS एक्सेल में हम डेटा को टेबल के फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। MS एक्सेल में जो फाइल बनती है, फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। MS एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक और MS एक्सेल के पेज को कहा जाता है वर्कशीट। एक्सेल की फाइल कहलाती है वर्कबुक, एक्सेल का पेज कहलाता है वर्कशीट। एक वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं और मल्टीपल कॉलम होते हैं। एक वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। रो को नंबर से दर्शाया जाता है, नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि कॉलम को अल्फाबेट से मतलब ABCD से रिप्रेजेंट किया जाता है। MS एक्सेल की एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं और 10,48,576 रो होती हैं। MS एक्सेल की एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं और 10,48,576 रो होती हैं। जब एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है, जब एक रो और एक कॉलम मिलता है तो एक सेल क्रिएट होता है। सेल, जब एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है या एक रो और कॉलम मिलता है तो सेल क्रिएट होता है। सेल का अपना एक फिक्स एड्रेस भी होता है। हर सेल को एड्रेस से पहचाना जाता है। जैसे इस सेल का एड्रेस क्या होगा? इस सेल का एड्रेस होगा B2। B2 क्यों? क्योंकि पहले कॉलम का नाम आता है, फिर रो का नंबर आता है। हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि कॉलम के नाम प्लस रो के नंबर से मिलकर बना होता है। MS एक्सेल में हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। सेल एड्रेस में पहले कॉलम का नाम आता है, फिर रो का नंबर आता है। MS एक्सेल में जब हम मल्टीपल सेल को एक साथ यूज करते हैं, मतलब मल्टीपल सेल का जो ग्रुप होता है उसे कहा जाता है रेंज। MS एक्सेल में मल्टीपल सेल के ग्रुप को कहा जाता है रेंज और रेंज को हम कॉलन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉलन सिंबल के द्वारा रेंज को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हम लिख सकते हैं A1 कॉलन A10, मतलब A1 सेल से लेकर A10 तक के सेल को हमने एक रेंज बोल दिया। रेंज का मतलब है ग्रुप ऑफ मल्टीपल सेल, जिसे हम कॉलन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, कॉलन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघु एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर बड़ा मतलब कैपिटल ना हो, इसके लिए उसे किस विकल्प को बंद करना होगा। रघु एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा है। एक रघु नाम का पर्सन है, यूजर है, जो कि MS वर्ड फाइल में वर्क कर रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल ना हो, इसके लिए उसे किस विकल्प को बंद करना होगा। MS वर्ड में जब आप टाइपिंग करते हो तो आपने देखा होगा
ऑटोमेटिक हर वाक्य का, हर सेंटेंस का पहला अक्षर ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है। जब आप एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हो तो आपके पूरे सेंटेंस का जो पहला अक्षर होता है वह ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है। मतलब वाक्य के पहले अक्षर को कैपिटल कर दिया जाता है, बाकी सभी अक्षरों को छोटा दिखाया जाता है। ऐसा एमएस वर्ड में ऑटोमेटिक होता है। यदि हमें इसे ऑफ करना है, इसे बंद करना है, तो हमें कौन से ऑप्शन को बंद करना होगा? यह क्वेश्चन चेंज केस नाम के टॉपिक से संबंधित है। चेंज केस हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी चेंज केस टॉपिक से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन को तैयार किया है। चेंज केस क्या होता है? चेंज केस एमएस वर्ड में टाइप होने वाले टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में या स्मॉल और कैपिटल दोनों प्रकार के लेटर में टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। चेंज केस के द्वारा हम टाइप किए गए टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में या मिक्स लेटर में शो कर सकते हैं। चेंज केस ऑप्शन एमएस वर्ड के होम टैब में प्राप्त होता है, फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होता है। एमएस वर्ड के अंदर टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस कौन सा होता है? सेंटेंस केस। सेंटेंस केस मतलब पूरे सेंटेंस का, पूरे वाक्य का पहला अक्षर ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है, बाकी सभी अक्षर छोटे हो जाते हैं। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। यदि इसे ऑफ करना है, इसे बंद करना है, तो हमें सेंटेंस केस को बंद करना पड़ेगा, जो कि चेंज केस के अंतर्गत आता है। चेंज केस की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3 होती है। चेंज केस ऑप्शन की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3 होती है और शॉर्टकट की से केवल 3 प्रकार के केस यूज होते हैं। 3 प्रकार के होते टोटल 5 केस हैं, लेकिन शॉर्टकट की से केवल 3 प्रकार के केस ही यूज किए जा सकते हैं। तो यदि हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर बड़ा मतलब कैपिटल ना हो, तो हमें चेंज केस के अंतर्गत सेंटेंस केस को बंद करना होगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंटेंस केस। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यहां पर हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। आप देख सकते हैं हमारे प्रत्येक वाक्य में, मतलब प्रत्येक सेंटेंस में पहले अक्षर को कैपिटल लिखा गया है, क्योंकि एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। यदि हमें इसे बंद करना है तो हम चेंज केस के अंदर से सेंटेंस केस को बदलकर कोई दूसरा केस सेट कर देंगे। जो चेंज केस ऑप्शन है यह होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होता है चेंज केस के नाम से। आप यहां पर देखेंगे 5 प्रकार के केस होते हैं और डिफॉल्ट केस कौन सा है? सेंटेंस केस। सेंटेंस केस यदि ऑन है तो आपके पूरे सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा होगा, बाकी सभी अक्षर छोटे होंगे। यदि हमें इसे बंद करना है तो हम लोअर केस को ऑन कर देंगे। लोअर केस मतलब पूरा टेक्स्ट स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। हम अपर केस का यूज भी कर सकते हैं। अपर केस मतलब पूरा टेक्स्ट कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। एक ऑप्शन होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। और एक लास्ट केस होता है टॉगल केस। टॉगल केस मतलब यह केस को रिवर्स कर देगा। केस को रिवर्स कर देगा मतलब जितने अक्षर आपने स्मॉल में लिखे थे वह कैपिटल में बदल जाएंगे और जितने आपने कैपिटल में लिखे थे वह स्मॉल में बदल जाएंगे। यह होता है टॉगल केस। और चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस की शॉर्टकट की है, जिससे केवल 3 केस यूज किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंटेंस केस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड के प्रूफिंग ग्रुप में वर्ड काउंट विकल्प के अंतर्गत आंकड़ों की संख्या कितनी होती है? एमएस वर्ड के प्रूफिंग ग्रुप में वर्ड काउंट विकल्प के अंतर्गत आंकड़ों की संख्या कितनी होती है? यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है, जो कि वर्ड काउंट टॉपिक से, वर्ड काउंट ऑप्शन से संबंधित है। वर्ड काउंट क्या करता है? वर्ड काउंट एमएस वर्ड फाइल से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन को शो करता है। हम जो एमएस वर्ड में फाइल बनाते हैं उस फाइल से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए वर्ड काउंट ऑप्शन का यूज किया जाता है। यह ऑप्शन हमारे एमएस वर्ड फाइल की एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट शो करता है। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट मतलब ऐसी रिपोर्ट जिसमें यह जानकारी होती है आपकी फाइल में कितने पेज हैं, कितने पैराग्राफ हैं, कितनी लाइन हैं, कितने वर्ड हैं,
ये आपने जो फाइल बनाई है उसमें कौन सी चीज आपने कितनी यूज करी है, यह जानकारी शो करता है वर्ड काउंट। फाइल से संबंधित एक रिपोर्ट शो करता है वर्ड काउंट, जिसमें पेजेस की संख्या, पैराग्राफ की संख्या, लाइंस की संख्या, वर्ड की संख्या, कैरेक्टर की संख्या को शो किया जाता है। जो वर्ड काउंट ऑप्शन है यह एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में प्राप्त होता है, रिव्यू टैब में, और रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप में होता है, प्रूफिंग ग्रुप में। एमएस वर्ड के अंदर रिव्यू टैब में पहला ही ग्रुप होता है प्रूफिंग ग्रुप, जिसमें वर्ड काउंट नाम का ऑप्शन होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट जी। कंट्रोल शिफ्ट जी वर्ड काउंट ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। और वर्ड काउंट हमें जो रिपोर्ट शो करता है उसमें टोटल 6 प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है, 6 प्रकार की। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एमएस वर्ड के प्रूफिंग ग्रुप में वर्ड काउंट विकल्प के अंतर्गत आंकड़ों की संख्या होती है 6, मतलब कि 6। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारी एमएस वर्ड की फाइल है। इस एमएस वर्ड की फाइल की यदि हमें एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट देखनी है कि हमारी फाइल में कितने पेज हैं, कितने पैराग्राफ हैं, कितनी लाइन हैं, तो हम वर्ड काउंट ऑप्शन का यूज करेंगे। वर्ड काउंट ऑप्शन रिव्यू टैब में प्रूफिंग ग्रुप के अंदर होता है, प्रूफिंग ग्रुप के अंतर्गत जब हम इस ऑप्शन को ओपन करते हैं तो यहां पर हमें एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट शो की जाती है, जिसमें पेजेस की संख्या, वर्ड्स की संख्या, कैरेक्टर नो स्पेस, कैरेक्टर विथ स्पेस, पैराग्राफ और लाइंस की इंफॉर्मेशन शो की जाती है। यहां पर टोटल 6 प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। वर्ड काउंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट जी, कंट्रोल शिफ्ट जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एमएस वर्ड में लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में जो लाइन स्पेसिंग होती है और पैराग्राफ स्पेसिंग होती है उससे रिलेटेड हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग क्या होती है? जब हम एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं, तो दो लाइनों के बीच में जो स्पेस होता है, जो गैप होता है, इसे कहा जाता है लाइन स्पेस या लाइन स्पेसिंग। 2 लाइनों के बीच के स्पेस को कहा जाता है लाइन स्पेसिंग। जबकि 2 पैराग्राफ के बीच में, ये हमारे 2 पैराग्राफ हैं, इन दोनों पैराग्राफ के बीच में यह जो स्पेस है यह कहलाता है पैराग्राफ स्पेस। एमएस वर्ड में होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ ग्रुप होता है, जहां से हम लाइन स्पेसिंग को और पैराग्राफ स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग भी हम कई प्रकार से सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग 2 प्रकार की होती है, बिफोर और आफ्टर। मतलब पैराग्राफ के पहले स्पेस सेट किया जा सकता है, पैराग्राफ के बाद में स्पेस सेट किया जा सकता है। हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड में लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते हैं कि पैराग्राफ के पहले और बाद में कितनी जगह छूटी रहेगी। पहला स्टेटमेंट क्या है? आप यह कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि पैराग्राफ के पहले और पैराग्राफ के बाद में कितना स्पेस छोड़ा जाएगा। यही स्टेटमेंट गलत है, पहला ही स्टेटमेंट गलत है, यही हमारा आंसर होगा। हम यह कंट्रोल कर सकते हैं कि पैराग्राफ के पहले कितना स्पेस होगा और पैराग्राफ के बाद कितना स्पेस होगा, हम यह सेट कर सकते हैं। जबकि ऑप्शन में दिया गया है हम यह कंट्रोल नहीं कर सकते, यही स्टेटमेंट गलत है। हम बाकी ऑप्शन को भी चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सभी फॉर्मेटिंग को सेव करने के लिए आप एमएस वर्ड के सेट एज डिफॉल्ट फीचर का उपयोग कर सकते हैं। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपने जो जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग यूज करी हैं, यदि आप उनको परमानेंट सेट करना चाहते हो तो आप सेट एज डिफॉल्ट फीचर को यूज कर सकते हो। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? पैराग्राफ की प्रत्येक पंक्ति के बीच के अंतराल को लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? एमएस वर्ड में आप लाइन स्पेसिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब लाइन स्पेसिंग को आप चेंज कर सकते हैं। यह भी सही है, मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एमएस वर्ड में। यहां पर हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है, आप देख सकते हैं।
दो लाइनों के बीच में जो स्पेस है इसे कहा जाता है लाइन स्पेसिंग, और दो पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस है इसे कहा जाता है पैराग्राफ स्पेसिंग। हमें वहां पर दिया गया था कि आप पैराग्राफ के पहले और बाद में जो स्पेस है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप होता है, यहां पर एक ऑप्शन होता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। यहां से हम लाइन स्पेसिंग को चेंज कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग को, साथ ही साथ हम पैराग्राफ स्पेसिंग को भी चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां से हम पैराग्राफ स्पेसिंग को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। साथ ही साथ पैराग्राफ की विंडो में, पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में यहां पर पैराग्राफ स्पेसिंग अलग अलग दी जाती है, बिफोर और आफ्टर। तो फॉर एग्जाम्पल हमने अपने पैराग्राफ में आफ्टर स्पेसिंग को बढ़ा दिया। अब आप देख सकते हैं यहां पर पैराग्राफ स्पेसिंग बढ़ गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह गलत है। हम पैराग्राफ में पहले और बाद में स्पेस को सेट कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में आप गो टू कमांड का उपयोग करके वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी स्थान पर जल्दी से जा सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के गो टू टैब को प्रदर्शित करने के लिए आप ब्लैंक कीज को एक साथ दबा सकते हैं। एमएस वर्ड का एक और क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में आप गो टू कमांड का उपयोग करके वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी स्थान पर जल्दी से जा सकते हैं। एमएस वर्ड के अंदर एक फीचर होता है गो टू। गो टू से क्या होता है, गो टू के द्वारा हम फाइल में डायरेक्ट किसी लोकेशन पर जा सकते हैं। हमसे आगे क्या पूछा गया, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के गो टू टैब को प्रदर्शित करने के लिए आप ब्लैंक कीज को एक साथ दबा सकते हैं। हमसे गो टू की शॉर्टकट की पूछी गई है। गो टू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+G या F5 फंक्शन की। गो टू को हम दो शॉर्टकट की से ऑन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, Ctrl+G या F5 फंक्शन की। जो गो टू ऑप्शन है वह हमें डायरेक्ट किसी लोकेशन पर जाने की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन गो टू की अलग से कोई विंडो ओपन नहीं होती है। गो टू ऑप्शन जो है वह फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो में ही होता है। फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो में फाइंड ऑप्शन क्या करता, फाइंड ऑप्शन डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को सर्च करने की सुविधा देता है। फाइंड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। रिप्लेस ऑप्शन क्या करता है, रिप्लेस ऑप्शन सर्च किए गए शब्द को नए शब्द से बदल देता है, चेंज कर देता है। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H, जबकि गो टू की शॉर्टकट की है Ctrl+G या F5 फंक्शन की। जो फाइंड और रिप्लेस की विंडो खुलती है उसमें तीन टैब होते हैं। एक टैब होता है फाइंड का, एक होता है रिप्लेस का, एक होता है गो टू का। जब आप Ctrl+G या F5 की प्रेस करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो ओपन होगी, लेकिन उसमें गो टू टैब ऑन हो जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। एमएस वर्ड में होम टैब के अंतर्गत लास्ट ग्रुप होता है एडिटिंग ग्रुप, जहां पर फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट नाम के तीन ऑप्शन होते हैं। जब आप Ctrl+G या F5 को प्रेस करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो खुलेगी, फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो। लेकिन इसमें कौन सा टैब प्रदर्शित होगा, गो टू टैब। और यदि आप Ctrl+H प्रेस करते तो रिप्लेस टैब एक्टिवेट हो जाता। एक ही विंडो में तीन ऑप्शन होते हैं, फाइंड, Ctrl+F, रिप्लेस, Ctrl+H, गो टू, Ctrl+G या F5 फंक्शन की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गो टू की शॉर्टकट की Ctrl+G होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FTP का उपयोग करके किसी फाइल या डॉक्यूमेंट तक पहुंचने के लिए आपको ब्लैंक सर्वर पर लॉगिन करना होगा। FTP का उपयोग करके किसी फाइल या डॉक्यूमेंट तक पहुंचने के लिए आपको ब्लैंक सर्वर पर लॉग इन करना होगा। यह क्वेश्चन FTP से पूछा गया है। FTP क्या है, FTP एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स, नियमों के समूह को कहा जाता है प्रोटोकॉल। FTP एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP प्रोटोकॉल का यूज नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। नेटवर्क में
एक फाइल को किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। एफटीपी प्रोटोकॉल के द्वारा हम किसी फाइल को अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं। जब हम क्लाइंट कंप्यूटर से, क्लाइंट कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता, जो कि यूजर के पास होता है, लोकल कंप्यूटर, जबकि एक होता है सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर मतलब जहां पर सभी प्रकार की फाइल रखी होती हैं, जैसे कि इंटरनेट। जब हम क्लाइंट कंप्यूटर की फाइल को सर्वर पर भेजते हैं तो उसे कहा जाता है अपलोड, और जब सर्वर की फाइल को क्लाइंट पर लाते हैं तो उसे कहा जाता है डाउनलोड। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एफटीपी का उपयोग करके किसी फाइल या डॉक्यूमेंट तक पहुंचने के लिए आपको ब्लैंक सर्वर पर लॉगिन करना होगा। यदि हमें इस सर्वर पर रखी फाइल को एफटीपी प्रोटोकॉल से एक्सेस करना है तो पहले हमें इस सर्वर पर लॉगिन करना पड़ेगा, और यह सर्वर कौन सा सर्वर कहलाएगा, एफटीपी सर्वर। जब हम एफटीपी प्रोटोकॉल के द्वारा सर्वर पर रखी हुई कोई फाइल को एक्सेस करेंगे तो पहले हमें उस एफटीपी सर्वर पर क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एफटीपी का उपयोग करके किसी फाइल या डॉक्यूमेंट तक पहुंचने के लिए आपको पहले एफटीपी सर्वर पर लॉगिन करना होगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको यहां पर 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एफटीपी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंट की जानकारी और स्टॉक मूल्यों, वस्तुओं आदि के बारे में जानकारी रखने के उद्देश्य से कंप्यूटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। अकाउंट्स की जानकारी और स्टॉक मूल्यों, वस्तुओं आदि के बारे में जानकारी रखने के उद्देश्य से कंप्यूटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। यहां पर हमें कंप्यूटर की 4 कैटेगरी दी गई हैं। एक कैटेगरी है बिजनेस एप्लीकेशन, एक कैटेगरी है एजुकेशनल एप्लीकेशन, एक है इंटरटेनमेंट एप्लीकेशन, एक है नेटवर्क एप्लीकेशन। और हमसे पूछा गया है अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन मतलब खातों की जानकारी, स्टॉक की इंफॉर्मेशन मूल्यों मतलब किसी चीज की प्राइस, और वस्तुओं मतलब प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी रखने के उद्देश्य से जो कंप्यूटर का हम उपयोग करते हैं वह किस कैटेगरी में आता है। यहां पर बिजनेस की बात हो रही है, अकाउंट की जानकारी, स्टॉक की जानकारी, मूल्यों की जानकारी, वस्तुओं की जानकारी, यह सभी बिजनेस से संबंधित है। यदि हमें एक बिजनेस से संबंधित इंफॉर्मेशन को किसी सॉफ्टवेयर पर मैनेज करना होगा तो हमें बिजनेस एप्लीकेशन की जरूरत होगी। बिजनेस एप्लीकेशन मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे एप्लीकेशन जो बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर पर मैनेज करने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिजनेस एप्लीकेशंस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में Ctrl+B का उपयोग किसी चयनित टेक्स्ट को ब्लैंक करने के लिए होता है। एमएस वर्ड में Ctrl+B का उपयोग किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को ब्लैंक करने के लिए होता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है एमएस वर्ड का जिसमें हमें एक शॉर्टकट की दी गई है Ctrl+B, और हमसे पूछा गया है Ctrl+B से क्या होता है। बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। जब आप एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+B को प्रेस करेंगे तो वह टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड मतलब थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। एमएस वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का यूज किया जाता है। बोल्ड एक फॉर्मेटिंग से संबंधित ऑप्शन है, फॉर्मेटिंग से संबंधित, जो कि एमएस वर्ड के होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होता है। जबकि इटैलिक की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+I। अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+U। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+B बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इनपुट डिवाइस के लिए एक उदाहरण जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से
कंप्यूटर को इनपुट भेजता है, ब्लैंक है। एक इनपुट डिवाइस के लिए एक उदाहरण जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से कंप्यूटर को इनपुट भेजता है, ब्लैंक है। यह क्वेश्चन इनपुट डिवाइस से संबंधित है। हमें यहां पर 4 इनपुट डिवाइस के नाम दिए गए, कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, स्कैनर और टच स्क्रीन। हमसे पूछा गया है एक इनपुट डिवाइस के लिए एक उदाहरण, इनपुट डिवाइस का एक एग्जाम्पल जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से कंप्यूटर को इनपुट भेजता है। यह सभी इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस मतलब जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं, वह इनपुट डिवाइस होती हैं। लेकिन ऐसी इनपुट डिवाइस जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी मतलब वायरलेस टेक्निक की बात हो रही है, वायरलेस टेक्निक हो रही यहां पर यूज। रेडियो फ्रीक्वेंसी मतलब वायरलेस कीबोर्ड एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से कंप्यूटर में डेटा को इनपुट भेजता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायरलेस कीबोर्ड एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से कंप्यूटर को इनपुट भेजता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने से क्या होता है? विंडोज डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने से क्या होता है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हम विंडोज के डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू दिखता है। ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल पैनल खोलता है। ऑप्शन नंबर डी है सभी खुली हुई एप्लीकेशन को मिनिमाइज करता है। यह क्वेश्चन विंडोज से संबंधित है। विंडोज से, विंडोज क्या है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम के ऑन होने के बाद जो स्क्रीन हमें शो होती है वह कहलाती है डेस्कटॉप। कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने के बाद जो पहली स्क्रीन हमें दिखती है वह कहलाती है डेस्कटॉप। जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपरली ऑन हो जाता है, जो स्क्रीन हमारे सामने आती है वह कहलाती है डेस्कटॉप, जिस पर वॉलपेपर होता है, आइकन होता है, टास्क बार होता है, स्टार्ट बटन होता है। हमसे पूछा गया है जब आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने से कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू दिखता है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू ओपन होता है जिसमें कुछ ऑप्शन भी होते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का डेस्कटॉप है। यदि हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू ओपन हो जाता है। राइट क्लिक करने पर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू ओपन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? कंप्यूटर में असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। हमसे पूछा गया है जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसमें बनाए गए प्रोग्राम को यदि हमें मशीन लैंग्वेज में बदलना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी। यहां पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। जो असेंबली लैंग्वेज है यह सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज में नेमोनिक कोड का यूज किया जाता है। नेमोनिक कोड क्या होते हैं? किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म, किसी वर्ड के शॉर्ट फॉर्म को कहा जाता है नेमोनिक कोड। तो असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक लो लेवल लैंग्वेज है जिसमें नेमोनिक कोड का यूज किया जाता है। और असेंबली लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए, या हम कह सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज में बदलने के लिए, 0-1 की लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है। असेंबलर क्या है? असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए,
असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज प्रोसेसर है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असेंबलर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है? यहां पर हमें 4 डिवाइस के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है। नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर या मल्टीपल डिवाइसेस का ग्रुप होता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर या मल्टीपल डिवाइसेस का ग्रुप होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में अलग अलग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल टाइप की नेटवर्किंग डिवाइस यूज की जाती हैं। जैसे मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है, राउटर नेटवर्किंग डिवाइस है, हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है, लेकिन स्टाइलस नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है, राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है, हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है, लेकिन स्टाइलस नेटवर्क डिवाइस नहीं है। स्टाइलस का यूज तो डिजिटल टैबलेट या डिजिटाइजर टैबलेट या पेन टैबलेट के साथ किया जाता है, जो कि एक पेन होता है। इस पेन को डिजिटल टैबलेट के ऊपर मूव करने से हम स्क्रीन पर कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब स्टाइलस एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है, जबकि मॉडेम, राउटर और हब नेटवर्क डिवाइस हैं। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टाइलस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीमोस बैटरी सामान्यतः एक ब्लैंक सेल बैटरी होती है। एक सीमोस बैटरी सामान्यतः एक ब्लैंक सेल बैटरी होती है। हमें एक नाम दिया गया है सीमोस बैटरी और हमसे पूछा गया है यह किस प्रकार की सेल की बैटरी होती है। सीमोस क्या है? सीमोस एक छोटा सा सेल, एक बैटरी होती है जो कि हमारे कंप्यूटर की मदरबोर्ड में लगी होती है। सीमोस एक सेल, एक बैटरी है जो कि हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगी होती है। सीमोस बैटरी के अंदर बायोस की सेटिंग को स्टोर किया जाता है। बायोस की सेटिंग को, बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो सीमोस बैटरी है, इससे हमारे कंप्यूटर सिस्टम के डेट और टाइम को कंट्रोल किया जाता है और सीमोस बैटरी में बायोस से संबंधित कुछ सेटिंग स्टोर होती हैं। सीमोस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और जो सीमोस बैटरी है वह एक लिथियम सेल बैटरी होती है। लिथियम सेल बैटरी। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक सीमोस बैटरी सामान्यतः एक लिथियम सेल बैटरी होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खोलने के लिए एमएस एक्सेल में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खोलने के लिए एमएस एक्सेल में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएस एक्सेल में यदि हमें फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो खोलनी है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। हमने आज की वीडियो में ही फाइंड एंड रिप्लेस को पहले भी समझा है। फाइंड क्या करता है? फाइंड ऑप्शन डॉक्यूमेंट में या एक्सेल की फाइल में, वर्कशीट में किसी शब्द को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। फाइंड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। एक ऑप्शन होता है रिप्लेस। रिप्लेस ऑप्शन क्या करता है? सर्च किए गए टेक्स्ट को, सर्च किए गए डेटा को नए शब्द से बदल देता है, मतलब चेंज कर देता है। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। यह दोनों शॉर्टकट की ऑलरेडी हैं। फाइंड के लिए Ctrl+F, रिप्लेस के लिए Ctrl+H। लेकिन एक्सेल में इन दोनों के अलावा भी एक शॉर्टकट की से हम फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो खोल सकते हैं। वही हमसे पूछी गई है। वही शॉर्टकट की होगी Shift+F5। Shift+F5 एक ऐसी शॉर्टकट की है जिससे हम एक्सेल में फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो खोल सकते हैं। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस एक्सेल में यदि हम Ctrl+F को प्रेस करें तो भी फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो खुल रही है।
जिसमें फाइंड टैब सेलेक्ट फाइंड एक्टिवेट है। यदि हम कंट्रोल H को प्रेस करें तो भी फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो खुलेगी जिसमें रिप्लेस टैब एक्टिवेट हो जाता है। और यदि हम शिफ्ट प्लस F5 को भी प्रेस करें तो भी फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो ओपन हो जाती है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट प्लस F5। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा इनपुट उपकरण है जो किसी उपयोगकर्ता को एक विशेष पेन जैसी सलाका मतलब स्टाइलस के माध्यम से हाथ से ठीक उसी प्रकार चित्र, एनिमेशन और ग्राफिक्स बनाने में सक्षम करता है जिस प्रकार एक व्यक्ति कागज पर पेंसिल से चित्र बनाता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा इनपुट उपकरण है, मतलब इनपुट डिवाइस है, जो किसी यूजर को एक विशेष पेन जैसी सलाका मतलब स्टाइलस, आज की वीडियो में ही हमने स्टाइलस के बारे में समझा है, स्टाइलस के माध्यम से हाथ से ठीक उसी प्रकार चित्र, एनिमेशन और ग्राफिक्स बनाने में सक्षम करता है जिस प्रकार एक व्यक्ति कागज पर पेंसिल से चित्र बनाता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी इनपुट डिवाइस यहां पर दी गई है जिसमें कोई यूजर स्टाइलस के माध्यम से ठीक उसी प्रकार ड्राइंग कर सकता है जिस प्रकार वह कागज पर पेंसिल से करता है। स्टाइलस वर्ड आ रहा है, स्टाइलस, और स्टाइलस का यूज किसके साथ होता है? डिजिटाइजर टैबलेट के साथ, डिजिटल टैबलेट के साथ, पेन टैबलेट के साथ, ग्राफिक्स टैबलेट के साथ, ड्राइंग टैबलेट के साथ। एक ही इनपुट डिवाइस को कई नाम से जाना जाता है। यह एक इनपुट डिवाइस है, डिजिटाइजर टैबलेट, डिजिटल टैबलेट, पेन टैबलेट, ग्राफिक्स टैबलेट, ड्राइंग टैबलेट। यह एक फ्लैट पैनल होता है जिसके साथ एक पेन मतलब कि स्टाइलस होता है। जब हम स्टाइलस को इस पैनल पर मूव करते हैं तो हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यह होता है डिजिटल टैबलेट, डिजिटाइजर टैबलेट। अभी हम आपको यह सभी जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, कोई टेक्स्ट लिखते हैं, यह सभी डिजिटाइजर टैबलेट के माध्यम से ही होता है, जिसके साथ हमारे पास एक पेन है। पेन को बोला जाता है स्टाइलस। हम स्टाइलस को डिजिटल टैबलेट पर मूव करते हैं और स्क्रीन पर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, किसी चीज को हाईलाइट भी कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डिजिटाइजर टैबलेट, जिसे डिजिटल टैबलेट भी कहा जाता है, पेन टैबलेट भी कहा जाता है, ग्राफिक्स टैबलेट भी कहा जाता है, ड्राइंग टैबलेट भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटाइजर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 बिट्स में हम कितने मान प्रदर्शित कर सकते हैं? 8 बिट्स में हम कितने मान प्रदर्शित कर सकते हैं? हमसे पूछा गया है 8 बिट्स से हम कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 8 बिट्स से बात हो रही, 8 बिट्स से। बिट क्या है? बिट कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है। बिट कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है। बिट 2 ही होती हैं, 0 और 1। कंप्यूटर सिस्टम जो भी डेटा स्टोर करता है, जो भी डेटा रिप्रेजेंट करता है, वह 0 1 के माध्यम से ही करता है, जिन्हें हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं। बिट बाइनरी नंबर भी है, मशीन लैंग्वेज भी है, जिसमें केवल 2 ही डिजिट होती हैं, 0 और 1, 2 ही डिजिट होती हैं। बिट 2 ही होती हैं, 0 या 1। हमसे पूछा गया है 8 बिट्स में हम कितने मान प्रदर्शित कर सकते हैं। बिट 2 ही होती हैं, कौन कौन सी? 0 और 1, मतलब 2 ही बिट होती हैं और 2 बिट हैं। इसके साथ हमसे बोला गया है 8 बिट में हम कितने मान प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बिट 2 ही होती हैं, 0 और 1। इसके ऊपर 8 की पावर लगा देंगे, 8 की पावर लगा देंगे। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कितनी बार गुणा करना पड़ेगा हमें? 8 बार। 2 का 2 में कितनी बार गुणा करना है? 8 बार गुणा करना है। जो आपका आंसर आएगा वही हमारा यहां आंसर होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, 128 दूनी 256। मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 8 बिट से हम कितने में मान या कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 256। और यदि आपसे पूछा जाता 7 बिट से कितने मान रिप्रेजेंट होते हैं 7 बिट से, तो आप क्या करते? 2 के ऊपर 7 की पावर लगा देते, मतलब 2 में 2 का 7 बार गुणा कर देते, तो आपको इसका आंसर मिल जाता। 7 बार गुणा करेंगे तो
तो दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 32, 64, 128, मतलब 7 बिट से 128 कैरेक्टर बन सकते हैं, 8 बिट से 256 कैरेक्टर बन सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 256। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस, टच स्क्रीन और ट्रैक बॉल ये सभी ब्लैंक डिवाइस के सभी उदाहरण हैं। माउस, टच स्क्रीन और ट्रैक बॉल ये सभी ब्लैंक डिवाइस के सभी उदाहरण हैं। हमें यहां पर 3 डिवाइस के नाम दिए गए हैं, माउस, टच स्क्रीन और ट्रैक बॉल। ये सभी किस प्रकार की डिवाइस के एग्जाम्पल हैं हमें यहां पर बताना है। जो माउस है, टच स्क्रीन है, ट्रैक बॉल है, यह तीनों ही इनपुट डिवाइस तो हैं, तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं। तो क्या यहां पर इनपुट डिवाइस ऑप्शन में दिया गया है? यहां तो वॉइस इनपुट दिया गया। वॉइस मतलब इनसे ऑडियो तो इनपुट होगा नहीं, मतलब यह तीनों पॉइंटिंग डिवाइस हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। माउस, टच स्क्रीन और ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस तो हैं ही, लेकिन यह पॉइंटिंग डिवाइस भी है। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब इनसे हम स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी डिवाइस जो स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की, किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करने की सुविधा देती हैं, उन्हें बोला जाता है पॉइंटिंग डिवाइस। जैसे कि माउस, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, यह सभी इनपुट डिवाइस भी होती हैं, साथ ही साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉइंटिंग डिवाइस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम के प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत मतलब की फॉल्स है? कंप्यूटर सिस्टम के प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यह हमें यहां पर बताना है। यह क्वेश्चन प्राइमरी मेमोरी से संबंधित है। प्राइमरी मेमोरी से हमें प्राइमरी मेमोरी से संबंधित यहां पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब कि गलत है। प्राइमरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती हैं जो डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होती हैं। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसी मेमोरी जो डायरेक्ट सीपीयू से या प्रोसेसर से कनेक्ट होती हैं उन्हें बोला जाता है प्राइमरी मेमोरी, जो कि स्मॉल साइज में डेटा को स्टोर करती हैं, स्मॉल साइज में। जबकि सेकेंडरी मेमोरी लार्ज साइज में, हाई कैपेसिटी में डेटा को स्टोर करती हैं। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है यह कम मात्रा में डेटा स्टोर करती हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी अधिक मात्रा में डेटा स्टोर करती हैं। प्राइमरी मेमोरी की जो कॉस्ट होती है वह हाई होती है, महंगी होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी थोड़ी सी सस्ती होती है। हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनमें हमें बताना है कि प्राइमरी मेमोरी के संदर्भ में कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? छोटा आकार। छोटा आकार यह तो सही है, जितनी भी प्राइमरी मेमोरी होती हैं उनकी साइज छोटी होती है, कम मात्रा में डेटा स्टोर करती हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? अस्थायी डेटा प्रतिधारण। अस्थायी डेटा प्रतिधारण मतलब अधिकतर जो प्राइमरी मेमोरी हैं वह टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती हैं, यह भी सही है। जो अधिकतर प्राइमरी मेमोरी हैं वह टेम्परेरी लेवल पर डेटा को स्टोर करती हैं, मतलब अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती हैं, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? आंतरिक लोकेशन। आंतरिक लोकेशन मतलब इंटरनल लोकेशन। इंटरनल लोकेशन मतलब कंप्यूटर के अंदर ही लगी होती हैं प्राइमरी मेमोरी, मदरबोर्ड से कनेक्ट होती हैं, डायरेक्ट मदरबोर्ड से डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। साइज भी छोटा होता है प्राइमरी मेमोरी का, टेम्परेरी भी होती हैं, और इंटरनल लोकेशन मतलब सिस्टम यूनिट या कैबिनेट के अंदर ही होती हैं, मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाहरी लोकेशन। बाहरी लोकेशन मतलब एक्सटर्नल लोकेशन। एक्सटर्नल मतलब क्या हम प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर सिस्टम में बाहर से कनेक्ट करते हैं? नहीं करते हैं। जितनी भी प्राइमरी मेमोरी हैं, मैक्सिमम प्राइमरी मेमोरी सिस्टम यूनिट मतलब कैबिनेट के अंदर ही लगी होती हैं, मतलब बाहरी लोकेशन गलत होगा। बाहरी लोकेशन मतलब एक्सटर्नल लोकेशन तो हम सेकेंडरी मेमोरी में यूज कर सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी में नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाहरी लोकेशन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है www द्वारा उपयोग किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल यह परिभाषित करता है कि संदेशों को कैसे प्रारूपित मतलब फॉर्मेटेड और
प्रसारित किया जाता है और विभिन्न आदेशों के जवाब में वेब सर्वर और ब्राउजर को क्या क्रिया करनी चाहिए। यह क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित है और यहां पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, www द्वारा उपयोग किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल। यदि आप इतना क्वेश्चन देखें समझें तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी ऐसा क्वेश्चन समझा है कि www द्वारा किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। www द्वारा उपयोग किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल, हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी समझा है कि www के द्वारा HTTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। HTTP, ये इतने क्वेश्चन से ही हमें आंसर समझ में आ जाएगा। जो www है वह HTTP प्रोटोकॉल का यूज करता है। अब HTTP का नया वर्जन भी आ गया है, HTTPS, तो यह होगा प्रोटोकॉल, यही हमारा आंसर है। लेकिन हम सभी ऑप्शन को भी देखेंगे यहां पर और क्वेश्चन को भी समझेंगे ध्यान से। www द्वारा उपयोग किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल, यह डिफाइन करता है, परिभाषित करता मतलब डिफाइन करता है कि संदेशों को मतलब मैसेजेस को कैसे फॉर्मेट करना है और कैसे प्रसारित मतलब पब्लिश करना है और विभिन्न आदेशों के जवाब में वेब सर्वर और ब्राउजर को क्या क्रिया करनी चाहिए। www क्या है, www एक डेटाबेस है जो कि इंटरनेट पर समस्त प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। www को शॉर्ट में W3 भी कहा जाता है। www को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसे 1989 में बनाया गया था। www एक डेटाबेस है जो कि इंटरनेट पर समस्त प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। www को शॉर्ट में W3 भी कहा जाता है, जिसे टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है 1989 में। और www HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल का यूज करता है। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। UDP का फुल फॉर्म यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, UDP का फुल फॉर्म यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HTTP। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। यहां पर हमें 4 प्रकार के इनपुट डिवाइस के नाम दिए गए हैं, फ्लैट बेड स्कैनर, सीट फेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर और फेस स्कैनर। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस कौन सी डिवाइस होती हैं। बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती हैं जो कि किसी यूजर के थंब एक्सप्रेशन को, फिंगरप्रिंट को, फेस को, रेटिना को या वॉइस को इनपुट करके स्कैन करती हैं, वह कहलाती हैं बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस। जैसे किसी यूजर के फिंगरप्रिंट को स्कैन करना, थंब एक्सप्रेशन को स्कैन करना, फेस को स्कैन करना। आप मोबाइल में फेस लॉक का यूज करते हैं ना, वही तो फेस स्कैनर हो गया। फेस को स्कैन करना, रेटिना मतलब आंख की पुतली को स्कैन करना, वॉइस मतलब आवाज को स्कैन करना, ऐसी डिवाइस कहलाती हैं बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस। जो फ्लैट बेड स्कैनर है यह तो डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा, सीट फेड स्कैनर भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा, हैंड हेल्ड स्कैनर भी किसी डॉक्यूमेंट या किसी प्रोडक्ट को स्कैन करेगा। लेकिन जो फेस स्कैनर है, फेस मतलब किसी यूजर के चेहरे को स्कैन करना, वह कहलाएगा बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फेस स्कैनर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें,
समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।